बहुत समय पहले की बात है। बुलंदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। खेतीबाड़ी से गुजारा न होते देख दोनों ने गांव के मुहाने पर एक छोटा सा मटन का ढाबा खोल लिया था। दोनों लोग सुबह तड़के ही उठ जाते थे और बाजार से जाकर ताज़ा मटन और खड़े मसाले खरीदकर अपने ढाबे पर पहुंच जाया करते थे। बिरजू के मटन बनाने का तरीका सबसे अलग था। वो मिट्टी के चूल्हे पर धीमी आंच पर हंडी में मटन पकाता था। उसके मटन की खुशबू पूरे गांव को मदहोश कर देती थी। शुरुआती दौर में बिरजू का ढाबा बहुत जोरों से चला, लेकिन धीरे धीरे किस्मत ने करवट बदली और उसके ढाबे पर एक दो लोग ही आने लगे। पता नहीं इस बुलंदपुर गांव वालों को क्या हो गया है बिरजू। जो ढाबा सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों से खचाखच भरा रहता था, आज वहां मक्खियां भिन भिना रही हैं। हंडी का मटन वैसा का वैसा ही पड़ा है। ऊपर से धनीराम सेठ का कर्ज सर पर तलवार की तरह लटक रहा है। मुझे तो रात को नींद तक नहीं आती। क्या करूं सरला, मैं तो अपनी जान में पूरी लगन और ईमानदारी से मटन बना रहा हूं। मसालों में कोई कमी नहीं, मांस की सफाई में कोई कसर नहीं। फिर भी पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव में कोई और ढाबा खुल गया हो। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर लोग जा कहाँ रहे हैं। दोनों तुरंत भारी कदमों से पूरा गांव छानने निकल पड़ते हैं। गलियों से होते हुए जब वे गांव के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां लोगों की भारी भीड़ दिखाई देती है। एक ठेले के चारों तरफ लोग मटन चावल खाने के लिए एक दूसरे पर टूटे पड़ रहे हैं। बिरजू और सरला जैसे ही पास पहुंचते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठेला लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि बिरजू का बड़ा भाई रघु और उसकी पत्नी माया थी। भैया आप, और यहाँ मटन चावल का ठेला? हाँ तो क्या हुआ, कमाना खाना सिर्फ तेरा ही हक है क्या? हट सामने से, ग्राहकों को आने दे। भैया कम से कम मेरी स्थिति की तो कद्र करते। अभी पूरे 10 दिन भी नहीं हुए हैं जब मेरे इकलौते बेटे का निधन हुआ है। मेरा घर मातम में डूबा है। मैं पहले से ही जमींदार के कर्ज के नीचे दबा जा रहा हूं और आपने ठीक इसी वक्त मेरे पेट पर लात मारते हुए पूरे गांव में मटन चावल का ठेला खोल दिया। क्या एक भाई का दर्द आपको दिखाई नहीं दिया? अरे ओ बिरजू, ज्यादा ज्ञान मत बांट। मैं क्या करूं? जो होना था वो हो गया। तेरा बेटा मरा तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? क्या तेरे इस रोने धोने से मेरा काम थोड़े ही ना चलेगा? अपनी किस्मत का रोना मेरे सामने मत रो। अरे बिरजू, तू काहे फालतू में चिल्ला रहा है? तेरे ढाबे पर मटन चावल की प्लेट 30 रुपए की मिलती है और रघु भाई यहाँ सिर्फ 10 रुपए में भर पेट मटन चावल दे रहे हैं। अब तू ही सोच, गरीब जनता किसके पास आएगी? हम तो यहीं खाएंगे। 10 रुपए प्लेट मटन चावल? जेठानी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? बाजार में 10 रुपए किलो तो मटन ही नहीं मिलता। फिर तुम लोग 10 रुपए में मटन चावल की प्लेट कैसे दे रहे हो? इसमें क्या मिला रहे हो तुम लोग? अरे ओ छोटी, अपनी जुबान को लगाम दे। बेचने वाला होना चाहिए, यहाँ तो राख भी बिक जाएगी। तुम अपनी फटी किस्मत लेकर यहाँ हमारे धंधे पर नजर मत लगाओ। जेठानी जी, ये तुम गांव वालों की सेहत के साथ सही नहीं कर रही हो। इस सस्ते के चक्कर में किसी दिन बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ऐसा पाप मत कमाओ। सुन बिरजू की मेहरिया, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी। अब ये ठेला बंद नहीं होगा। चाहे तुम दोनों भूख से मरो, अपना घर बेचो या अपना वो 2 बीघा खेत बेचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से सीधे दफा हो जाओ। भाई के मुंह से इतनी कड़वी बात सुनकर बिरजू का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। सरला उसका हाथ पकड़कर रोते हुए वापस ढाबे पर ले आती है। दोनों ढाबा खोलकर देर रात तक ग्राहकों का इंतजार करते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई परछाई भी नहीं फटकती। उदास मन और सूनी आंखों के साथ दोनों रात को घर लौटते हैं और बिना कुछ खाए पिए सो जाते हैं। दिन ढलते गए और हफ्ते बीतते गए। बिरजू के ढाबे पर धूल जमने लगी थी। चूल्हे की आग ठंडी पड़ चुकी थी और घर का राशन खत्म हो चुका था। तभी एक सुबह, जब परिंदे भी ठीक से चहचहाए नहीं थे, बिरजू के आंगन में भारी जूतों की आवाज गूंजती है। वो गांव का सबसे क्रूर सूदखोर धनीराम सेठ था। अरे ओ बिरजुआ, ओ बिरजू की मेहरी, कहाँ मरे पड़े हो बे? बाहर निकल थोड़ा, जरा हमें भी तो अपनी सूरत दिखाओ। आवाज सुनकर बिरजू और सरला अंदर से कांपते हुए बाहर आते हैं।
दोनों के चेहरों पर कई दिनों की भूख और चिंता साफ दिख रही थी। राम राम सेठ जी, सुबह सुबह आप हमारे आंगन में। राम राम। तेरे दिए हुए वक्त की म्याद आज पूरी हो गई है बिरजू। मुझे मेरे पैसे आज के आज, अभी के अभी चाहिए। बहुत ढील दे दी मैंने तुझे। सेठ जी, भगवान के लिए हम पर तरस खाइए। अभी हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। घर में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। मुझे तुम्हारी नौटंकी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना याद रखना वो जो तेरी 2 बीघा जमीन है ना, उसे मैं आज ही गिरवी रख लूंगा और उस पर अपना बोर्ड लगा दूंगा। ऐसा अनर्थ ना करो मालिक, हम भूखे मर जाएंगे। वो जमीन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वैसे भी बेटे की मौत के बाद मेरा ढाबा बिल्कुल ठप पड़ गया है। कोई एक ग्राहक नहीं आता। अरे, जब पैसे उधार लेने आए थे तब तो तुम्हारा ढाबा हवाई जहाज की तरह चल रहा था। तब तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे। अब क्या हो गया? ढाबा चले या न चले, मैं क्या करूं? मुझे मेरी रकम से मतलब है। मालिक, हमारे बच्चे की मौत का गम अभी कम नहीं हुआ था कि ये आफत आ गई। हम आपकी एक एक चवन्नी चुका देंगे, बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। चल ठीक है, रोना धोना बंद कर। मैं तुझे 2 दिन का आखिरी वक्त देता हूं। इन 2 दिनों में तू अपने घर के बर्तन बेच, अपनी मेहरी के गहने जेवरात बेच या कुछ भी कर, पर मेरे पैसे लाकर दे दे। अगर 2 दिन बाद पैसे नहीं मिले तो सीधे जमीन से बेदखल कर दूंगा। इतना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धनीराम बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। सरला, तुम यहीं घर पर रुको। मैं जरा बड़े भैया के घर होकर आता हूँ। वो भले ही गुस्से में बोल गए हों, पर आखिर है तो मेरे सगे भाई ही ना। हमारा खून एक है। बिरजू, वहां मत जाओ, मेरी बात सुनो। वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो इंसान तुम्हारे बेटे की मौत पर नहीं पसीजा, जो तुम्हारे भूखे मरने पर खुश है, वो तुम्हें पैसे क्या देगा? मत जाओ अपनी बेइज्जती कराने। नहीं सरला, वो अपना खून है। जब वो देखेगा कि उसके छोटे भाई की जमीन नीलाम होने वाली है, उसका भाई बर्बाद होने वाला है, तो उसका कलेजा जरूर पसीजेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि भैया मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। बिरजू भारी और थके हुए कदमों से रघु के आलीशान मकान की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि रघु और माया नोटों की गड्डियां गिन रहे हैं, जो उन्होंने गांव वालों को घटिया मटन खिलाकर कमाई थी। बिरजू को देखते ही दोनों के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। भैया, मुझे बचा लो भैया। धनीराम सेठ आया था। अगर 2 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो वो हमारी 2 बीघा जमीन छीन लेगा। भैया, मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। अपने छोटे भाई पर तरस खाओ, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो भैया। अरे हट यहाँ से भिखारी कहीं का। सुबह सुबह मुंह उठाकर आ गया मंगल करने। हमारे पास कोई फालतू पैसे नहीं है जो हम तुम जैसे अभागों पर लुटाएं। देख बिरजू, साफ बात है, तेरी जमीन जाएगी तो तेरी जाएगी, मेरी थोड़ा ही ना जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि तेरी जमीन क्या, तेरा ये घर भी बिक जाए और तू इस गांव से भीख मांगकर बाहर निकल जाए, तब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। भाग यहाँ से, दोबारा इस चौखट पर पैर मत रखना। भाई के इन शब्दों ने बिरजू के सीने को छलनी कर दिया। उसका बचा कुचा हौसला भी टूट गया। आंखों में अंधकार छा गया और वो बिना कुछ बोले पागलों की तरह नंगे पैर सीधे जंगल की तरफ भागने लगा। तभी उसे रास्ते में एक अजीब चीज दिखाई दी। अरे, ये तो कोई बहुत पुराना चिराग है। कहीं ये वैसा ही चिराग तो नहीं जिसके बारे में मैंने बचपन में कहानियों की किताबों में पढ़ा था? क्या सच में ऐसी चीजें होती हैं? नहीं, ये मेरा वहम है। पर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? बिरजू बिना देर किए कांपते हाथों से उस चिराग पर जमी सालों पुरानी काली मिट्टी को अपने हाथों से जोर से रगड़ता है। जैसे ही वो चिराग को रगड़ता है, चिराग अचानक भट्टी की तरह गर्म हो जाता है। बिरजू के हाथ से चिराग छूटकर जमीन पर गिर पड़ता है। अगले ही पल चिराग के मुंह से गाढ़ा जादुई नीला धुआं निकलने लगता है। वो धुआं पूरे जंगल में फैल जाता है और देखते ही देखते आसमान को छूने लगता है। हवा में एक भारी, रूह कंपा देने वाली आवाज गूंजती है और उस धुएं के बीच से एक ऊंचा, विशाल और चमकीला जादुई जिन्न प्रकट होता है। आजाद, आखिरकार मैं आजाद हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका?
इतना विशाल जादुई साया और उसकी गूंजती आवाज सुनकर बिरजू बुरी तरह डर जाता है। डरो नहीं मेरे आका, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपने इस चिराग को रगड़कर मुझे सदियों की कैद से आजाद किया है। इस जादुई चिराग के नियम के मुताबिक अब मैं आपका गुलाम हूं और आपकी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। मांगिए आका, जो मांगना है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? बिल्कुल हाँ आका, इस जादुई चिराग के जिन की जुबान कभी झूठी नहीं होती। अपनी पहली इच्छा मांगो आका। जिन बाबा, अगर तुम सचमुच मेरी मदद कर सकते हो तो मेरी पहली इच्छा में मुझे खूब सारा धन दौलत दे दो। मुझे इतना सर्व संपन्न बना दो कि मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी न रहे। कोई कर्जदार मेरे दरवाजे पर आकर मेरी पत्नी को न धमकाए और मेरा घर पैसों और खुशियों से भर जाए। जो हुक्म मेरे आका। आवरा का डाबरा। हे जिनी रही शक्ति, मेरे आका का जो पुराना घर है उसे आलीशान और नया कर दो और उस घर के कोने कोने को खूब सारे सोने और पैसों से भर दो। जिन बाबा, मेरी पहली इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की अगली इच्छा मैं कल मांगूंगा। ठीक है आका, जब भी आपको मेरी जरूरत हो बस इस चिराग को दोबारा रगड़ना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जिन वापस धुएं का बवंडर बनकर उस जादुई चिराग के भीतर समा जाता है। बिरजू उस चिराग को बड़े जतन से अपने कपड़े में लपेटता है और उसे लेकर सीधे अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। बिरजू हाथ में जादुई चिराग लिए हांफते कांपते हुए अपने गांव बुलंदपुर पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो अपने आंगन के पास पहुंचा, उसके कदम वहीं ठिठक गए। जहां उसका पुराना टूटा हुआ मिट्टी का घर था, वहां अब एक आलीशान महल जैसा नया घर खड़ा था। सरला घर के दरवाजे पर खड़ी हैरान परेशान होकर चारों तरफ देख रही थी। बिरजू, तुम कहाँ चले गए थे? और देखो, ये क्या चमत्कार हो गया। हमारी टूटी झोपड़ी की जगह ये इतना बड़ा नया घर कहाँ से आ गया? मैं तो डर के मारे अंदर भी नहीं जा पा रही हूँ। जैसे ही दोनों नए घर के भीतर कदम रखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरों के भीतर बड़ी बड़ी पेटियां और अलमारियां नोटों की गड्डियों और सोने के सिक्कों से खचाखच भरी हुई थीं। चारों तरफ राजसी ठाट बाट था। नहीं सरला, उस कपटी भाई ने तो मुझे धक्के मारकर निकाल दिया था। ये सब इस जादुई चिराग का कमाल है। बिरजू सरला को जंगल की पूरी कहानी, जिन्न का प्रकट होना और अपनी पहली इच्छा के बारे में सब कुछ विस्तार से बताता है। सरला बहुत खुश होती है। अगली सुबह जब बुलंदपुर गांव में सूरज की पहली किरण पड़ी, तो बिरजू की आंखों में एक नई चमक थी। वो सोकर उठा और उसने सबसे पहले नोटों की गड्डी उठाई। उसके सीने पर जो सेठ के कर्ज का बोझ बरसों से दबा हुआ था, आज वो उसे हमेशा के लिए उतार फेंकना चाहता था। बिरजू सीधे धनीराम सेठ के घर पहुंचा और खचाखच भरे नोट उसके सामने रख दिए। धनीराम सेठ नोटों की गड्डी देखकर फटी आंखों से कभी नोटों को तो कभी बिरजू के ठाट बाट को देखता है। बिरजू बिना कुछ बोले गर्व से सिर उठाकर वापस अपने घर आ जाता है। घर आकर वो कमरे का दरवाजा बंद करता है और उस जादुई चिराग को निकालता है। बिरजू जैसे ही जादुई चिराग को रगड़ता है, उसमें से नीला धुआं निकलता है और जिन्न सामने खड़ा हो जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? आज आपकी दूसरी इच्छा क्या है? जिन बाबा, धन दौलत तो तुमने दे दी, पर मेरा ढाबा अब भी ठप पड़ा है। मैं हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं चाहता। मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। कुछ ऐसा कर दो कि मेरा मटन का ढाबा फिर से जोरों से चलने लगे। अरे भाई, इसके लिए इच्छा बिगाड़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक जादुई मसाला देता हूँ। इस मसाले की एक चुटकी भी अगर आपने मटन में डाल दी तो पूरा गांव स्वाद के मारे खींचा चला आएगा। आवरा का डाबरा, हे जिन्नी रूही शक्तियां। और पलक झपकते ही बिरजू के पास में एक चमकीली जादुई डिबिया आ जाती है। जिन बाबा, तुम्हारी इस मदद के लिए धन्यवाद। मैं अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा अभी नहीं मांगूंगा। जब मेरा मन करेगा तब मांगूंगा। जो हुक्म मेरे आका। जब आपका मन करे तब मुझे याद करना।
अब मैं वापस चिराग में जाता हूँ। जिन चिराग के भीतर समा जाता है। बिरजू और सरला अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ते हैं। बिरजू और सरला ने ढाबा खोला और मिट्टी के चूल्हे पर मटन पकाना शुरू किया। जैसे ही मटन उबलने लगा, बिरजू ने उसमें जिन्न का दिया हुआ वो जादुई मसाला डाल दिया। मसाला डलते ही पूरे बुलंदपुर गांव में एक ऐसी अनोखी और लाजवाब महक फैली कि जो जहां था वहीं ठहर गया। लोग अपने घरों से निकलकर पागलों की तरह बिरजू के ढाबे की तरफ दौड़ने लगे। देखते ही देखते बिरजू के ढाबे पर ग्राहकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पैर रखने तक की जगह नहीं बची। वहीं दूसरी तरफ गांव के आखिरी छोर पर बैठे बिरजू के बड़े भाई रघु और भाभी माया के ठेले पर सन्नाटा पसर गया। उनका एक भी मटन चावल नहीं बिका। वे तुरंत बिरजू के ढाबे के पास आए। अरे सुनिए जी, जरा देखिए तो सही, कल तक जो भीख मांग रहे थे, आज उनके ढाबे पर पैर रखने की जगह नहीं है। हमारे ठेले पर एक कुत्ता तक नहीं आ रहा। हाँ माया, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अचानक इसका ढाबा कैसे चलने लगा? जरूर ये दोनों मटन में कोई नशीली चीज या मिलावट कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, अभी दोनों ढाबे पर हैं, हम चुपके से उनके घर चलते हैं और तलाशी लेते हैं। रघु और माया दबे पांव बिरजू के नए घर में घुस जाते हैं। वे कमरों की तलाशी लेने लगते हैं। तभी माया की नजर जादुई चिराग पर पड़ती है। दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई आम चिराग नहीं है। तुरंत उसे वहां से चुराकर घर ले जाते हैं और फिर चिराग को घिसते हैं। तुरंत जिन बाहर आता है। मूर्ख इंसान, तू मेरा आका नहीं है। इस जादुई चिराग का एक कठोर नियम है, जब तक इसका असली आका अपनी तीनों इच्छाएं पूरी नहीं कर लेता, तब तक मैं उसी का गुलाम रहूंगा। और इस बीच अगर किसी दूसरे इंसान ने लालच में आकर मुझे अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, तो मैं उसे अपने साथ हमेशा के लिए पाताल लोक ले जाता हूं। ये तेरे लिए इच्छा पूरी करने का दिन नहीं, बल्कि तबाही का दिन है। जिन उसके पति को लेकर गायब हो जाता है। ये देख तुरंत उसकी भाभी बिरजू के पास आती है और उसको सारी बातें बताती है। तुरंत बिरजू उसके साथ उनके घर जाता है और चिराग को घिसता है और जिन से अपनी अंतिम इच्छा में अपने भाई को मांगता है। जिन उसके भाई को वापस कर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के वक्त हमेशा खून के रिश्ते ही काम आते हैं। बस इंसान को वक्त रहते अपनों को पहचानना आना चाहिए।